लखनऊ में रिवर फ्रंट पर लगे 30 मीटर ऊंचे 20 खंभों की हाई मास्ट लाइट चोरी हो गई हैं। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी सूचना विभाग को दी है। देर रात को रिवर फ्रंट पर लगे 20 खंभों से हाई मास्क लाइट चोरी कर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सबसे पहले वो किसी चीज के माध्यम से ये चोर 30 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़े, जिसके बाद उन्होंने खंभे पर लगे बॉक्स को तोड़कर उसमें लगी लाइट निकाल ली। इसके बाद ऐसे ही उन्होंने एक एक कर 20 खंभों से हाई मास्क लाइट चोरी कर ली। और इतना ही नहीं, चोरों ने वहां पर लगी लोहे की ग्रिल तक को नहीं छोड़ा। सिंचाई विभाग चीफ इंजीनियर ने इस मामले की रिपोर्ट तलब कर दी है कि ये जो बॉक्सेस हैं इनको खोलकर इस लाइट को नीचे उतारकर फिर ये लाइट्स चोरी हुई हैं। आपको इसके पास में दूसरा पोल दिखा देते हैं जहां पर लाइट्स लगी हुई हैं। वहां आप सामने कैमरे के पोल देख पा रहे होंगे, वहां पर लाइट्स लगी हुई हैं। इसी तरह से अलग अलग स्थानों पर रिवर फ्रंट के कई सारे ऐसे पोल हैं जहां पर से ये लाइट्स गायब हैं। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन में अभी 3 माह का वक्त बाकी है, लेकिन समिट से पहले ही यूपी में निवेश के करीब 1.25 लाख करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले निवेशकों ने रुचि दिखाई है, जिसके लिए अब तक 1.25 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अब तक मिल चुके हैं। इसे लेकर योगी सरकार 2 पोर्टल भी शुरू करने वाली है, जो 22 नवंबर को एक्टिव हो जाएंगे। इन पोर्टल के जरिए ही निवेश किए जाएंगे। इन दोनों पोर्टल पर निवेशकों के सभी सवालों का समाधान करने के लिए 35 विभाग से और 35 नोडल अफसर भी तैनात किए गए हैं। सरकार लखनऊ समेत 5 शहरों में फार्मा पार्क भी डेवलप करेगी, जो इन्वेस्टर समिट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। समिट का आयोजन अगले साल फरवरी में किया जाएगा, जिसमें निवेश का महाकुंभ लगेगा। और औद्योगिक दोनों की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। बहुत ही बेहद बेहतरीन वातावरण है। यूपी में मदरसों का सर्वे कराने के बाद सीएम योगी ने मदरसों की आय के स्रोत जानने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के दौरान मदरसों ने बताया था कि उन्हें ज़कात के जरिए धन अर्जित होता है। मदरसों के सर्वे में ये बात सामने आई कि कई मदरसों को कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद के अलावा सऊदी अरब से फंडिंग मिली है। ये फंडिंग सबसे ज्यादा नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसों को दी गई है। सरकार अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि किस देश विरोधी ताकतों का हाथ इनमें है। इसे लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि प्रदेश में कोई भी मदरसा गलत ढंग से नहीं चल सकता है। जांच चल रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर के हमारे जिले हैं, वहाँ इस प्रकार के मदरसों की संख्या अधिक पाई गई है जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है और विदेशी फंडिंग आ रही ज़कात के रूप में, तो उनके फंडिंग की भी जाँच होगी और जो कोई गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। किसी भी व्यक्ति को देश विरोधी, समाज विरोधी, गैर कानूनी गतिविधियों को संचालित करने की इजाजत नहीं है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का प्रचार जारी है। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चाचा शिवपाल एक मंच पर दिखे। दोनों ने डिम्पल की जीत का दावा किया। मैनपुरी उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। मैनपुरी की जंग जीतने के लिए पूरा परिवार एक हो गया है। जसवंत नगर में एक बार फिर मंच पर यादव परिवार दिखा। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव के पैर छुए, जो जनसभा को संबोधित करते हुए डिम्पल के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और डिम्पल की जीत का वादा किया। लोकसभा हो चाहे सभा हो और चाहे जसवंत नगर क्षेत्र, बताओ ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया है? अखिलेश यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया और जनता से अपील की कि वो डिम्पल यादव के पक्ष में मतदान करें तो उन्हें बम्पर वोटों से विजयी बनाएं। अखिलेश यादव ने फिर एक बार बीजेपी को आड़े हाथ लिया। कार्यों के बाद आज जसवंत नगर का कार्यक्रम हो रहा है और ये दोनों कार्यक्रम भी विधानसभा के हुए हैं। रामपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा सियासी झटका लगा है। आजम खान के करीबी बताए जाने वाले फसाहत शानू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है।
एक जमाने में आजम खां के मीडिया प्रभारी रहने वाले फसाहत शानू की रामपुर में मजबूत उपस्थिति मानी जाती है। कहा जा रहा था कि इस बार सपा उन्हें रामपुर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार भी बना सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब शानू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। फसाहत शानू का नाम उन लोगों में गिना जाता है जो आजम खां के काफी करीबी रहे हैं। जिस वक्त अखिलेश यादव के साथ आजम खां के रिश्ते कुछ खास नहीं चल रहे थे, तब भी शानू की ओर से ही एसपी प्रमुख पर तंज कसा जाता था। कई मौकों पर उनके बयानों ने सियासी तापमान बढ़ाने का काम भी किया था। एक बात को बार बार कहूं या एक बार कहूं, बात तो वही रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में और माननीय प्रधानमंत्री जी माफिया मुख्तार पर शिकंजा जारी है। इसी क्रम में गाजीपुर में मुख्तार की 4 करोड़ 40 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। ये संपत्ति मुख्तार ने अपने चचेरे भाइयों के नाम से ली थी। गाजीपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने मुख्तार अंसारी की बेनामी 2 संपत्तियों को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख है। मुख्तार ने ये संपत्तियां अपने चचेरे भाई के नाम खरीदी थी। ये कार्रवाई मोहम्मदाबाद थाना इलाके में की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की करीबियों पर नजर थी और कार्रवाई के साथ ही अन्य करीबियों पर निगाह रखी गई है। मऊ सदर के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी की कार्रवाई के बीच जिला प्रशासन गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्क कर रहा है। योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की 1 करोड़ 15 लाख की बेनामी संपत्ति आज कुर्क। दिल्ली छावला रेप हत्या मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने रिव्यू पिटीशन को मंजूरी दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पक्ष रखेंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को पलटते हुए दोषियों को निर्दोष करार दिया था, जिसके बाद लोगों ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया था। मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक हमारे पूरे उत्तराखंड की बेटी, पूरे देश की बेटी, उसके न्याय के लिए उन्होंने आगे का मार्ग प्रशस्त किया है, निर्णय लिया है। वहीं कुछ दिनों पहले सीएम धामी ने किरण के माता पिता से रविवार को दिल्ली में मुलाकात की थी। वहीं उपराज्यपाल के इस फैसले के बाद किरण के माता पिता ने उत्तराखंड सरकार का आभार जताया है और न्याय की उम्मीद भी जताई है। उपराज्यपाल जी ने जो है अपना जो है दिखा दिया कि मतलब हाँ, हम देश की बेटी के साथ में न्याय करेंगे और जो है कि उसको दरिंदे को फांसी देंगे। भाई यही है कि आगे उम्मीद है हमारे को, पूरी उम्मीद है जनता पे। वाराणसी में दरोगा को गोली मारकर पिस्टल लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मौके से लूटी गई पिस्टल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। सभी अपराधी सगे भाई हैं और बिहार में कई वारदातों में शामिल रहे हैं। ये तीनों भाई पटना से भागे हुए थे और वाराणसी में शरण लिए हुए थे। बदमाशों ने 9 नवंबर को लक्सा थाने में तैनात दरोगा को गोली मारने की घटना के बाद से ही लगातार कमिश्नरेट पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। ऑपरेशन पाताल लोक के तहत पुलिस ने घटना में शामिल 2 बदमाशों को ढेर कर दिया था। डीजीपी डॉक्टर DS चौहान ने एनकाउंटर करने वाली टीम को 2-2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वाराणसी में एक दरोगा को गोली मारकर उसकी सरकारी पिस्टल लूटने की वारदात हुई थी। अब उन्हीं आरोपियों को एनकाउंटर में मारा गया है। क्या था पूरा मामला, बात करने के लिए यूपी के डीजीपी डॉक्टर DS चौहान हमारे साथ हैं। सर, क्या वाराणसी में हुआ एग्जैक्ट? वाराणसी में हमारा एक बहादुर जाबाज सब इंस्पेक्टर अजय यादव ड्यूटी के पश्चात अपने घर पर गया हुआ था, तो उसको बदमाशों ने घेर के उसको गोली मारी और उसकी सर्विस पिस्टल लूट के लेके चले गए। मथुरा में सूटकेस में मिले युवती के शव के मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। युवती की हत्या का आरोप उसी के पिता और मां पर। पुलिस ने आरोपी माता पिता को हिरासत में ले लिया है। लड़की का नाम आयुषी यादव था। आयुषी यादव का परिवार दिल्ली के बदरपुर थाने के मुलड़बंद इलाके में रहता है। 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर लाल रंग का ट्रॉली बैग मिला था। ट्रॉली बैग में पॉलिथीन के अंदर पैक एक युवती का शव था। पुलिस ने आरोपी की तलाश और मृतक युवती की शिनाख्त के लिए 14 टीमों का गठन किया। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी मृतक युवती की शिनाख्त की जाने लगी। ये लोग बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली के रहने वाले हैं और अब उनके परिवार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं
कि क्या गतिविधि रही है और आगे हमारी क्या कार्रवाई होगी। परिवार जैसे ही हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, हम लोग आगे उसके बढ़ेंगे। क्या लड़की पहले से गायब थी घर से? ये लड़की जो अब तक जानकारी हुई है 17 तारीख को सुबह अपने घर से निकली थी। अच्छा, उसके बाद परिजनों से कोई संपर्क नहीं हुआ इसका? परिजनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आगे हम बताएंगे। रामनगर में एक युवक ने महज 100 रुपए के लिए एक शख्स की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 19 नवंबर को मालधन में एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसके बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ कि व्यक्ति ने अपने साथी के साथ शराब पी थी। शराब पीने के बाद आरोपी ने उसे अपने 100 रुपए वापस मांगे। इसको लेकर विवाद हो गया और आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। तो हत्यारा इसने 100 रुपए दिया था अर्जुन को और उसने मांगा अमन ने, तो इस बात को लेकर उनकी बहस हो गई। इसने पहले उसको 2 थप्पड़ मारे, फिर उसकी टाई खींच दी और टाई खींचने से बेहोश हो गया। तो उसके बाद ये लगा कि अभी पुलिस को बताएगा, तो उसने उसी टाई से उसकी गले दबाकर उसकी हत्या कर दी। और इसको कल अरेस्ट किया गया है मालदन के ढेला पुल से। और इसकी निशानदेही पर जो उसके पास से सामान बरामद हुआ था, राशन कार्ड और मोबाइल फ़ोन और जो उसके पास साइकिल थी, वो तीनों चीज़ें उसकी निशानदेही पर झाड़ियों में से बरामद कर ली गई। देहरादून के इसी रोड पे हुए बवाल पर FIR दर्ज हो गई है। दरअसल लोगों का आरोप था कि प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। इसी रोड के एक घर में एक साथ 40 हिंदुओं के धर्मांतरण करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठन के लोग पहुंचे थे और काफी देर तक हंगामा हुआ था। कि जो हिंदू गरीब है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उन लोगों को ये टारगेट है। बिल्कुल, अब किसी को लालच मिलेगा, पैसा मिल गया, वही मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। आप ये लगाइए, अगर प्रार्थना करने से अगर ये ठीक होते तो अभी कोरोना काल में कितने लोग मरे वहाँ पे। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। चौकी आरा घर पे एक व्यक्ति आए थे जिनके द्वारा कंप्लेंट की गई कि वो एक प्रार्थना सभा में, किसी व्यक्ति के कहने पर एक प्रार्थना सभा अटेंड करने गए थे और जहां पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और साथ में उनको प्रलोभन देकर के धर्मांतरण की बात उन्होंने बताई है। इस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक बार फिर ताजमहल में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जिसके बाद विवादों को हवा लग गई है। ताजमहल के अंदर एक आदमी के द्वारा ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़े जाने का मामला सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुरातत्व विभाग मामले की जांच में जुट गया है। ताजमहल में नमाज पढ़ने के बाद हिंदुवादियों ने इसे साजिश बताते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ताजमहल में बिना अनुमति गार्डन में नमाज पढ़ने का मामला सामने आने के बाद जिले में हिंदुवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। जब हमें जेल भेजा जाता है तो इन गोल टोपी वालों को भी जेल में भेजा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम खुद जाकर के करीबन 500 से ज्यादा 1008 महात्मा लेकर के और तेजोमाला के अंदर जाएंगे, कन्हैया की मूर्ति लेकर के जाएंगे और वहाँ विराजमान करेंगे 6 दिसंबर को। अगर ऐसा इनको जेल भेजा गया तो हम अपने रोड पर उतर के आ जाएंगे और 6 दिसंबर को ताजमहल के अंदर ही और लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर देंगे। वीडियो जो वायरल हुआ है हमारे भी संज्ञान में आया है, लेकिन कल 9:30 बजे से लेकर लगभग 1:30 बजे तक मैं स्वयं ताजमहल प्रेमाइसेस में था। खास करके हमारा फोकस था गार्डन के किनारे किनारे एरिया। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह आज परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन किया, भव्य मंदिर निर्माण देखा। राष्ट्रपति और उनके परिवार का अयोध्या में राम मंदिर मॉडल देकर स्वागत किया गया। सरयू होटल में कुछ देर रुकने के बाद वो हनुमानगढ़ी पहुंचे। उन्होंने कनक भवन का दर्शन भी कर महल की भव्यता को देखा। रामलला के दरबार को और भव्य रूप से सजाया गया। राष्ट्रपति श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर निर्माण को भी देखा और इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के लोग उन्हें राम मंदिर और उसके निर्माण की जानकारी भी दी। दर्शन पूजन के बाद राष्ट्रपति ने सरयू नदी की सैर भी की। उन्होंने सरयू तट की शांति और नदी के जल की निर्मलता को सराहा। इससे पहले अतिथियों ने धार्मिक और हस्तशिल्प से जुड़ी वस्तुओं को देखा और उनकी तारीफ की। योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुआ 2 दिन पहले। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर आने को, जैसे मैं जानता था कि यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर भी उन्होंने बोला कि आप आ सकते हैं यहाँ पर दर्शन करने। पीएम मोदी के पहल पर तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत तमिल पर्यटकों का पहला जत्था संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा। काशी में काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद प्रयागराज पहुंचे
तमिल पर्यटकों का भव्य स्वागत किया गया। इस दल में कुल 215 प्रतिनिधि शामिल रहे। ये सभी तमिलनाडु के विभिन्न संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। दल में 41 छात्राएं भी रहीं। 5 अलग अलग बस से ये दल सीधे वीआईपी घाट पहुंचा, जहां सांसद केसरी देवी पटेल और डीएम संजय कुमार खत्री ने उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान नाव से ये दल संगम की ओर रवाना हुआ। संगम पर कुछ ने स्नान किया तो कुछ ने आचमन किया। संगम के बाद दल ने अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से तमिल पर्यटकों के लिए दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय दोनों ही तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मेरा नाम भावेश है, मैं तमिलनाडु से आया हूँ। उधर से रामेश्वरम शुरू होते और इधर तक बहुत अच्छा था, मतलब इतना अच्छा वार्म वेलकम किया सब लोग। और यहाँ के मुख्य कार्यक्रमों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन, जिसमें हमारे यहाँ के जनपद प्रयागराज के प्रबुद्ध जन, जिनमें डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, इन सभी को शामिल किया जाना है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया में आए भूकंप के भीषण झटके से 44 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से अधिक घायल हो गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप 5.6 की तीव्रता वाला था। इस भूकंप से पश्चिमी जावा प्रांत में भारी तबाही मची है। इस भूकंप का केंद्र चियानुजूर में था, जो पश्चिमी जावा का एक कस्बा है। सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे वीडियो में भूकंप के दौरान इमारतें हिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने 2 लोगों को चियानुजूर के मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला है। इंडोनेशिया के स्थानीय मीडिया ने दिखाया कि भूकंप की वजह से चियानुजूर में कई इमारतें और उनकी छत गिर गई है। इंडोनेशिया के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी इलाके में और झटके आ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। बताया जा रहा है कि हताहतों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। भूकंप की चपेट में ज्यादातर लोग मलबे में दब गए थे और उनको फ्रैक्चर हुआ है।